नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे छत्तीसगढ़ जागरण चैनल पे। तो माइनिंग के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। जो कोयले और बॉक्साइट की माइनिंग हो रही है विशेषकर सरगुजा संभाग में, और इसमें बिलासपुर भी जुड़ा हुआ है। तो अंग्रेज़ों ने भारत पे शासन किया था। अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी बनाई थी कि गंगा के किनारे की सारी अच्छी वस्तु ले जाना है और टेम्स नदी, लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है, उस टेम्स नदी में डाल देना है। अर्थात गंगा को दिन पर दिन कंगाल बनाना है और टेम्स नदी को दिन पर दिन उन्नत करना है। तो यही स्थिति सरगुजा संभाग की है, और साथ साथ में जहाँ भी माइनिंग हो रहे हैं जैसे बस्तर संभाग या बिलासपुर संभाग में, तो छत्तीसगढ़ से माइनिंग से उत्पन्न होने वाला जो इनकम है, राजस्व है, ये सारा छत्तीसगढ़ को प्रॉपर ना मिलके कहीं ना कहीं दिल्ली में डंप हो जा रहा है। और एक लंबा चौड़ा देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा ब्लैक मार्केटिंग, मिली भगत, सांठगांठ सिस्टम। जो कोयला माइनिंग हो रहे हैं उनसे होने वाले जो दुष्परिणाम हैं मैं इसको बता रहा हूँ आपको। देखिए, प्रॉफिट कम है। प्रॉफिट होना चाहिए था छत्तीसगढ़ को, प्रॉफिट बहुत ही कम है, ना के बराबर है। और जो अधिकतम प्रॉफिट जा रहा है वह छत्तीसगढ़ को ना जाके किसी अदर स्टेट को चला जा रहा है। तो पहले मैं बात करता हूँ हेल्थ को लेके कि जो माइनिंग वाले इलाके होते हैं वहाँ पे हेल्थ को लेके क्या कंसर्न होता है। देखिए, पार्टिकल होते हैं, डस्ट होते हैं, वो जो माइनिंग किया जाता है उसमें बहुत से धूल के कण निकलते हैं। धूल के कण जो कालिक होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में होंगे, मेथेन होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा जो बोला जाता है भारी मात्रा में जो हैवी मेटल है जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, ये कहीं ना कहीं ओवरऑल उस इलाके को, क्षेत्र को प्रदूषित करते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ पे इफेक्ट क्या बोल रहा है, हेल्थ पे इफेक्ट। देखिए, हेल्थ पे इफेक्ट, हेल्थ पे क्या क्या प्रभाव डाल रहा है। सबसे पहला प्रभाव आता है हेल्थ पे, वह है आपका फेफड़ा। जो पूरा इलाका है कोल माइंस के डस्ट से प्रभावित होता है। तो ट्रेकिया हमारे बॉडी का पार्ट है। ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियाई, ब्रोंकीओल और लंग, ये सारे क्या हैं, कहीं ना कहीं श्वसन से जुड़े हुए हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम के एक अंग हैं। तो बोल रहा है कि हेल्थी लंग पहले ऐसा दिखाई दे रहा है, बोल रहा है लंग कॉम्प्लिकेटेड विद ब्लैक लंग। इसके बाद यही क्या है, लंग धीरे धीरे उस कोल माइन के डस्ट के कारण ब्लैक होते जाता है। तो इसको बोल रहा है ब्लैक लंग डिसीज, जो कोल माइनर लंग है। बीमारी पहले देख रहे हैं हम लोग, बोल रहा है फॉर हेल्थी टू डिसीज लंग। सबसे पहले बोल रहा है क्या आपको कि कुछ इस तरीके से लंग होता है। हेल्थी लंग ऐसे है, 10 साल के बाद जो है हमारा फेफड़ा ऐसे हो जा रहा है, और 20 से 30 साल के बाद फेफड़े में पूरा का पूरा कालिक राख जमा होते जा रहा है। तो ब्लैक लंग डिसीज हो गया। इसके अलावा बोल रहा है कोल वर्कर को निमोकोनोसिस, ये अलग से बीमारी है, ये भी डस्ट से रिलेटेड बीमारी है। बोल रहा है कि फेफड़े जो हैं, देखिए यही सब एल्वियोली, यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है। जो हमारा गैस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर लिया जा रहा है, फिर ब्लड में चले जा रहे हैं ऑक्सीजन। तो ये एल्वियोली वाला पोर्शन है। अब यहाँ पे जब डस्ट भरते जाएंगे तो निश्चित है कि फेफड़े में जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होगा ऑक्सीजनों के साथ, ये कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, स्पेस कम होगा। क्योंकि उस पूरे स्पेस में क्या भर जा रहा है, तो कोल पार्टिकल्स भर जा रहे हैं। कौन से पार्टिकल्स भर जा रहे हैं, तो कोल के पार्टिकल हैं। रिजल्ट ये है कि स्पेस कम हो जा रहा है, फिर फेफड़े में कुछ जलन टाइप से होती है। तो यही बोल रहा है प्रोग्रेसिव मेसिव फिब्रोसिस, एक अलग से बीमारी का नाम है। मैं बीमारी बता रहा हूं आपको पूरे के पूरे इलाके में। एक और डिजीज का नाम है कोल माइंस डस्ट लंग डिसीज, CMDLD, कोल माइन डस्ट लंग डिसीज। फिर से ब्लैक लंग डिसीज, कोल माइन लंग डिसीज, न्यूकोसिस, ये वाली बीमारी, सिल्कोसिस, सिल्का। जो सिल्का होती है, सिल्का क्या है, तो एक तरीके से मिट्टी की हल्की परत जो है सिल्का है। तो सिल्का ये भी उड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एयर में सिल्कोसिस हो रहा है। फिर बोल रहा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, लंबे समय तक जो श्वसन से संबंधित बीमारी है, तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बीमारी है। फिर बोल रहा है एम्फीसीमा, प्रोग्रेसिव मेसिव फिब्रोसिस, ये तमाम बीमारी फेफड़े से जुड़ा है। और इसके अलावा जो बीमारी बच जा रहे हैं लॉन्ग टर्म में, कैंसर, ब्लड कैंसर एक नॉर्मल होता है माइनिंग वाले इलाके में।
तो हेल्थ पे इफेक्ट, क्योंकि पूरा का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो डस्ट के कणों से, धूल के कणों से भरा हुआ है। आप पेड़ पौधे को देखेंगे तो उस जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं वो पूरा का पूरा ब्लैक हो चुके हैं। निकालने की व्यवस्था क्या है, वो बात की बात करेंगे हम कि उपाय क्या है। देखिए उपाय बहुत ही कम है। चलिए आज ये फिर से अब हेल्थ के बाद क्या असर पड़ रहा है। देखिए हेल्थ के बाद है फॉरेस्ट पे डायरेक्ट असर है। जो फॉरेस्ट है, एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं मैं आपको, कितने वन काटे जा रहे हैं। वन जो है छत्तीसगढ़ का लंग कहलाता है। यही वन है जो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ सारे स्टेट के लिए एक तरीके से ऑक्सीजन का सप्लाई करने वाला एक सोर्स बन गया है। आपको याद होगा कि अमेजन की घाटियों में वन काटे जा रहे थे, कृषि के लिए काटे जा रहे थे, तो वेस्टर्न कंट्री ने ब्राजील को आड़े हाथों लिया। चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा बताता हूँ फॉरेस्ट के बारे में कि किस तरीके से वनों की कटाई की जा रही है। जो छत्तीसगढ़ है अपने फॉरेस्ट के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 42% ऑलमोस्ट क्या है, फॉरेस्ट है। तो छत्तीसगढ़ ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला एक सोर्स भी है। खास करके फॉरेस्ट कहाँ पे संकेंद्रित है, ये जो फॉरेस्ट हैं आपके नॉर्थ छत्तीसगढ़ और साउथ छत्तीसगढ़, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर संभाग में है। महानदी के बेसिन में बहुत कम फॉरेस्ट है। बोल रहा है कोयल माइंस के कारण, एक एग्जाम्पल दे रहा है कि किस तरीके से हसदेव अरण्य क्षेत्र में 8 लाख पेड़ों की कटाई की गई है। ये वाला इस इलाके में 8 लाख पेड़ की कटाई की गई है। और बोल रहा है कांता परसा ईस्ट बेसिन में 1.5 लाख पेड़ों की कटाई की गई है। पेड़ों की कटाई क्यों की गई है, कोल्स के कारण। अब पेड़ों की कटाई के कारण क्या होता है, देखिए मृदा का अववर्धन अलग होता है, अंडरग्राउंड वाटर का स्तर कम हो जाता है। पेड़ पौधे से विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु प्राणियों का आश्रय होता है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो पेड़ पौधे आजीविका का भी सोर्स है। वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज है तेंदुपत्ता इकट्ठा कर रही है, चाहे बांस से संबंधित जो भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका रोजी रोटी इफेक्ट होता है। और इसके बाद क्या बोल रहा है, लैंड डिग्रेडेशन है, तो भूमि का कटाव अलग से है। यह भूमि उत्खात हो जाएगी। पेड़ काटेंगे तो भूमि निश्चित है उबड़ खाबड़ की। डायग्राम सही नहीं आ रहा है, फिर भी डायग्राम में ऐसे समझिए कैसे हो रहा है। अगर पेड़ की कटाई की गई है तो बेड लैंड का निर्माण होता है, इसे बोला जाता है बेड लैंड। आप इस तरीके के लैंड में, उबड़ खाबड़ वाले लैंड में आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। साथ ही साथ जो मृदा की ऊपरी परत होती है, मृदा क्या रहती है, परत बाई परत बनी रहती है। तो ऊपर परत जो रहता है ये उपजाऊ रहता है। अगर इसी का आप कटाव कर देंगे तो ऊपरी उपजाऊ परत समाप्त हो जाती है। इसके बाद तो खेती करने लायक बचते नहीं है। और छत्तीसगढ़ पहले से क्या है, तो प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। मृदा जो है उसकी एक पतली परत है। नीचे में क्या है, तो नीचे में कठोर चट्टाने हैं। अगर आप ऊपर परत को ही हटा देंगे तो कृषि कैसे होगी, वो सारा का सारा इलाका बेडलैंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से बोल रहा है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। क्या बोल रहा है कि ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, मानव और हाथियों का संघर्ष। सीधा सा है कि अगर आप पेड़ की कटाई करेंगे, वो भी डेंस फॉरेस्ट है। छत्तीसगढ़ में बोल रहा है डिसेडियस पेड़ जो पर्णपाती वन है वो होते हैं। छत्तीसगढ़ में एक कॉरिडोर जा रहा है हाथी का। ये कॉरिडोर जुड़ा हुआ है आपका झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से। जो हाथी है, हाथी को मूवमेंट करने के लिए एक रास्ता चाहिए रहता है। वो रास्ता डेंस फॉरेस्ट से जाता है। अगर आप पेड़ को काट देंगे तो हाथी के लिए जो रास्ता बना था, जिसे एलिफेंट कॉरिडोर कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। जो छत्तीसगढ़ का सरगुजा, रायगढ़ वाला डिस्ट्रिक्ट और साथ साथ जसपुर वाला डिस्ट्रिक्ट, ये कहीं ना कहीं एलिफेंट कॉरिडोर के एक हिस्से हैं। और झारखंड में देखेंगे आप गुमला, लोहरदगा, शिवभूमि, खूंटी जैसे इलाके जो हैं कोई एलिफेंट कॉरिडोर के हिस्से हैं। और उड़ीसा में झारखंड, मयूरभंज, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट एलिफेंट कॉरिडोर का एक हिस्सा है। अर्थात छत्तीसगढ़ से टच करने वाले जो स्टेट है एलिफेंट कॉरिडोर का एक रास्ता दे रहे हैं। रिजल्ट ये है कि हाथी जो रहते हैं वो रास्ता भटक जाते हैं और कहीं ना कहीं लोकल लोगों से इनका एक संघर्ष होता है। तो हाथी और ह्यूमन संघर्ष बोरा जंगलों में कटाई के कारण ऐसा है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फैक्ट कि इंडिया में 150 एलिफेंट कॉरिडोर हैं, 150 एलिफेंट कॉरिडोर हैं। बोल रहा है 15 एलिफेंट कॉरिडोर छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में अगर 15 एलिफेंट कॉरिडोर है तो कहाँ पे है, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में है।
बोल रहा है टोटल एलिफेंट इंडिया में 30,000 हैं, 247 छत्तीसगढ़ में एलिफेंट है। एक एलिफेंट रिजर्व का नाम बोल रहा है लेमरू रिजर्व एलिफेंट रिजर्व है। और छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख गलियारे अर्थात एलिफेंट कॉरिडोर तो आपके पास ये है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बालगो, कटघोरा, खोड़, रिहन जैसे जो क्षेत्र हैं एलिफेंट कॉरिडोर के हिस्से हैं। तो कहीं ना कहीं कोरबा, रायगढ़ और जसपुर, सरगुजा ये एलिफेंट कॉरिडोर वाले हिस्से में आते हैं। पुनः माइनिंग के कारण क्या हो रहा है, देखिए वाटर की स्कार्सिटी हो रही है, वाटर दुर्लभ होते जा रहे हैं। क्यों दुर्लभ होते जा रहा है? कोल माइंस के कारण बड़ी मात्रा में पानी को पंप किया जाता है। जो पानी रहते हैं हॉर्स पावर में बड़े बड़े इंजनों का इस्तेमाल करके निकाला जाता है। और ये पानी किस तरीके से कालिक राख पानी होते हैं और इसमें पानी में भारी मात्रा में भारी धातु रहते हैं। भारी मात्रा में भारी धातु, इसको नोट करना है आपको। आर्सेनिक, लेड, मरकरी जैसे जो तत्व रहते हैं ये मिलते हैं। और ये सब पानी का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। पानी कहीं ना कहीं एक ढलान के जरिए नदी, झील, तालाब में मिल जाते हैं। तो पहले से जो शुद्ध पानी का सोर्स है जैसे तालाब है, झील है, नदी है, ये प्रदूषित हो जा रहे हैं। और अंडरग्राउंड वाटर को निकाला जाता है तो उससे कुछ इस तरीके से समझिए आप कि शॉर्टेज कैसे होता है अंडरग्राउंड वाटर का। देखिए अंडरग्राउंड वाटर को निकाला जाता है मान लेता हूं यहां पे अंडरग्राउंड वाटर में एक पानी का चेंबर बना हुआ है, ये पूरा वाटर चेंबर है। अब ये वाटर चेंबर है, आप ऊपर से खनन करते आ रहे हैं और इस चेंबर में आपने क्या किया, डायनामाइट का इस्तेमाल करके, ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करके आपने इस चेंबर को ब्रेक कर दिया। ये जो पानी था कहीं ना कहीं एक सरफेस वाली चट्टानों पे टिका हुआ था और ये पानी सीधा नीचे चला जाएगा। तो यहाँ का जो भी पानी रहेगा, जो अंडरग्राउंड से पानी निकलने थे वो पानी और कहीं चला गया। तो इस तरीके से पानी का शॉर्टेज होता है। अंडरग्राउंड वाटर का लेवल माइनिंग वाले क्षेत्र में हमेशा नीचे चला जाता है और पानी का एक जो बहाव रहता है हमेशा ढलान की ओर रहता है, अंडरग्राउंड हो चाहे सरफेस हो। तो कहीं ना कहीं पानी एक फ्लो में बहती है। अगर ये पानी है तो आप यहीं पे ब्रेक कर दे रहे हैं विस्फोट करके डायनामाइट से। कोयले के चक्कर में आपने अंडरग्राउंड पानी को खत्म कर दिया और पानी को पंप से निकाल रहे हैं। तो कीप के आकार का जो खदान रहता है, खदान के चारों साइड कीप के आकार का पानी स्टोर होता है, उस पानी को ही बाहर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन बना रहता है, इसे बोला जाता है डिप्रेशन को कोन ऑफ डिप्रेशन। जो खदान इसके चारों साइड के पानी जो कीप के आकार में इकट्ठे हो रहे हैं तो कोन ऑफ डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। अगर डायग्राम में आपको दिखे शॉर्ट में, देखिए डायग्राम में अगर आपको शॉर्ट में दिखे तो इसे देखिएगा, कीप के आकार का ये जो दिख रहा है आपका गर्त, यही क्या है, कोन ऑफ डिप्रेशन के नाम से जाना जा रहा है, कोन ऑफ डिप्रेशन। चलिए आगे बढ़ते चलिए। बोल रहा है विस्फोट खुदाई के कारण जमीन के प्राकृतिक जल भरत एक्विफायर क्या होता है, नुकसान हो जाता है। पॉल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर अलग से है। अच्छा, एसिड माइंस ड्रेनेज सिस्टम क्या है, एसिड क्या है? तो बोल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर मेथेन जैसे जो भी गैस हैं, ये जल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो कुछ ना कुछ एसिड बनाते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, जब सल्फर जल के साथ क्रिया करे तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन क्रिया करे तो नाइट्रिक एसिड बनते हैं। ये कहीं ना कहीं एसिड क्या करते हैं, आपके जल स्रोत को पूरा अम्लीकरण कर देते हैं, एसिडिफिकेशन कर देते हैं। रिजल्ट है वो पानी पीने लायक नहीं रहता है। और जो खदान के अंदर विस्फोट होते हैं, सडनली विस्फोट होते हैं, होता क्यों है? क्योंकि वहाँ पे मेथेन गैस का स्टोर हो जाता है। मेथेन गैस एक ज्वलनशील गैस है, विस्फोट होती है, एक्सप्लोजिव होती है, तो वही मेथेन है। पानी कुछ इस तरीके से देखिए बिलियन गैलन के रूप में पानी बाहर आ रहा है, सब काले पानी, ब्लैक पानी है, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, सतह वाला पॉल्यूटेड हो चुका है पूरा का पूरा माइनिंग वाला पानी। और यहाँ पे बोल रहा है कुछ नोट्स करने लायक है। देखिए यहाँ पे है कुछ नोट्स करना है आपको। लैंड एक्विजिशन, फिजिकल डिस्प्लेसमेंट, अर्थात आपने क्या किया, कोयले वाले इलाके का आपने अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण करने के लिए कोल बियरिंग लैंड वाला बोल रहा है इलाका है, जैसे कोल
बियरिंग एरिया, कोल बियरिंग एरिया एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 में है। अगर किसी भी इलाके में कोयला है, कोयले वाली चट्टान है, तो उसका अधिग्रहण करने के लिए कानून 1957 में बना दिया गया। लेकिन वहां पे अगर निवास करना हो, कोई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, तो उसका अधिग्रहण इस कानून के तहत नहीं होता है। ये ओनली कोल बियरिंग एक्ट, कोयले वाले इलाके का अधिग्रहण करना है। लेकिन वहां पे किसी भी तरीके का निर्माण काम रहने के लिए, मानव बसावट के लिए करना है, तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट लागू होते हैं कि आपको अलग से लैंड का अधिग्रहण करना होगा। बोल रहा है जब आप लैंड का अधिग्रहण करेंगे माइनिंग के लिए, तो वहां से तो लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। छत्तीसगढ़ में वैसे भी क्या है, हिल वाला इलाका है, जो नॉर्थ वाला पोर्शन जहां से माइनिंग की जा रही है, तो हिल या फॉरेस्ट वाले इलाके हैं। और जनसंख्या क्या है, बहुत ही कम है। छोटे छोटे समूह में, छोटे छोटे गांव में लोग रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका डिस्प्लेसमेंट होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे इनको जाना पड़ता है। लॉस ऑफ लिवलीहुड, इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट। अगर बोल रहा है माइनिंग करेंगे आप, माइनिंग करने का फार्म फॉरेस्ट को आप काटेंगे, तो फॉरेस्ट कटाव के कारण और क्या हो रहा है, जितना आप रोजगार जनरेट नहीं कर रहे हैं उससे अधिक तो रोजी रोटी बर्बाद हो जा रही है। किस तरीके रोजी रोटी बर्बाद हो रही है स्थानीय लोगों की। बोल रहा है मार्केट में बिकने वाला जो भी महुआ है, तेंदू का पत्ता है या मेडिसिन प्लांट है, ये शॉर्टेज हो जाता है, उनको नहीं मिलता है या फिर उनके लिए प्रतिबंध कर दिया जाता है। इसके अलावा क्या है, तो साल का पौधा है, टीक के लिए जाना जाता है इलाका, बांस के लिए जाना जाता है। कहीं ना कहीं ये इनके आर्थिक रेवेन्यू का एक सोर्स था, अर्थात इनका आर्थिक रूप से जो मजबूती आती थी, बैकबोन आता था, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के जरिए आता था, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के जरिए आता है। तो ये मार्केट भी खोते जा रहे हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी खोते जा रहे हैं। इसके अलावा लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, इसको आप नोट कर लेंगे। ऑफिस, रेसिडेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी का निर्माण करना हो, लैंड एक्विजिशन एक्ट लागू होगा उसके लिए। और यहाँ पे देखिए कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन। अब हिल वाला इलाका है, फॉरेस्ट वाला इलाका है, तो पशुपालन भी होंगे वहां पे, मत्स्य भी होगा। तो फॉरेस्ट्री हो या फिशरी हो, इस इंडस्ट्री को भी अलग से नुकसान होगा। और कोयले के कारण निकलने वाला पानी तो पहले से नदी को, झील को, तालाब को प्रदूषित कर दे रहा है, तो उसमें भी जो भी जल जीव होंगे, जंतु होंगे, वो बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। बायोडाइवर्सिटी ओवरऑल लॉस में जाएगा। ऊपरी मिट्टी का कटाव मैंने बता दिया, अम्लीकरण, एसिडिफिकेशन बता दिया, विषाक्त आर्सेनिक, निकिल, क्रोमियम मिट्टी में मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ये भी नोट करना है आपको कि भारी धातु है ये। मिनी माता रोग सुने होंगे, जापान का एक रोग था। तो क्या हो रहा था, जो भारी धातु थी वो कहीं ना कहीं जापान की हैवी इंडस्ट्री से निकल रही थी और समुद्र में प्रवेश कर रही थी। समुद्र में प्रवेश करने के बाद क्या होता था, वो मछली के पास पहुंच जाता था कैसे न कैसे करके, और फूड श्रृंखला का था, जो बोल रहा है फूड चेन, उसका एक भाग बन जाता था। जब इसी फिश को मनुष्य खाता था तो उसमें क्या थे, भारी धातु मिलते थे। तो इसी तरीके का माइनिंग वाले इलाके में होता है। जो भारी धातु होते हैं वो क्या रहते हैं, फूड श्रृंखला का हिस्सा बन जाते हैं। अर्थात वो कहीं ना कहीं, अगर चावल है या फिर मान लेता हूँ दाल का कोई प्रोडक्ट है, या फिशरी इंडस्ट्री है, या फिर पोल्ट्री इंडस्ट्री है, तो इसमें आएगा, फिर उसके जरिए मानव में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो वो फूड चेन के जरिए मानव में ट्रांसफर होगा। तो ये विषाक्त होगा, मिनी माता टाइप के रोग होंगे। अब क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। प्रश्न है तो सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ निगेटिव चीज बताया जा रहा है आपको, बिल्कुल नहीं। प्रावधान तो हैं, लेकिन वो प्रावधान कितने इफेक्टिव हैं, कितने धरातल पे, ग्राउंड लेवल पे लागू किए गए हैं, तो ये तो आप वहाँ जो रह रहा है वो उसे पता होगा। दिल्ली में बैठा हुआ आदमी को उस लोकल इलाके का पॉल्यूशन हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोडाइवर्सिटी, इनसे उनका क्या रूबरू होगा, वो तो वहाँ पे जो स्थानीय हैं, लोकल हैं, वो समझते होंगे। तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान किया गया है या लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा तैयार किया गया है। देखिए बहुत सारे कानून हैं यहाँ पे। तो बोल रहा है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान क्या किया गया है,
तो फंडामेंटल राइट्स है, मूलभूत अधिकार 21 में, कि आपको एक स्वच्छ इन्वायरमेंट प्राप्त करने का अधिकार है, अर्थात जो पूरा इलाका हो, स्वच्छ जल मिलना चाहिए आपको, वहाँ पे स्वच्छ वायु होना चाहिए, नहीं मिल रहा है, आप फंडामेंटल राइट्स का दावा कर सकते हैं प्राप्त करने के लिए, अर्थात आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये तो संभव है नहीं। दिल्ली जैसी राजधानी, जो भारत की राजधानी है, जहाँ पे पहले से लोकसभा है, राज्यसभा है, मंत्रालय है, यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय है, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली विधानसभा, पूरा भारत के तमाम बड़े नेता सब यहीं बैठते हैं, उसके बाद दिल्ली प्रदूषित है, तो आप तो उम्मीद ही नहीं कर सकते कि सरगुजा बिलासपुर संभाग का क्या है। तो इसको तो मैं पहले से लागू नहीं करूंगा। फंडामेंटल राइट 21 क्या इंप्लीमेंट होंगे वहां पे? बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं होंगे। ये सिर्फ कोरा कागज ही दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, 50 साल 100 साल तक सुनवाई होना है इसका। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो पहले से लागू नहीं होते हैं। बोल रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 48A में राज्य के पास जिम्मेदारी है कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, बचाव करे। बोल रहा है फॉरेस्ट हो या वाइल्ड लाइफ हो, जीव जंतु हो, फॉरेस्ट हो, इसका बचाव करने के लिए राज्य को कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है। राज्य मतलब सरकार को बोला गया है। फिर यहाँ बात कर रहा है फंडामेंटल ड्यूटी का। अब हमारे ऊपर एक ड्यूटी डाल दिया गया है, लोग मतलब जो लोग हैं, पीपल हैं भारत के, उनके ऊपर एक ड्यूटी डाला गया है। क्या ड्यूटी डाला गया? उनका कर्तव्य है, बोल रहा है 51 जो फंडामेंटल ड्यूटी है, कि हर सिटीजन कोशिश करे कि नेचुरल इन्वायरमेंट हो, चाहे फॉरेस्ट हो, झील हो, रिवर हो, वाइल्ड लाइफ हो, उनको बचाए, उनका प्रोटेक्शन दे, बचाए। तो लोग अपने स्तर पे तो कोशिश करते हैं, खासकर जो स्थान आदिवासी हैं, जिनका जुड़ाव है जंगल जमीन से, वो अपने साइड से फुल कोशिश करते हैं और लोकल भी कर रहे हैं। अब बोल रहा है इन्वायरमेंट से संबंधित कानून, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन थे। अब इन्वायरमेंट से संबंधित कौन कौन से विधान है? देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए 1972। तो एलिफेंट कॉरिडोर तो नष्ट हो जा रहे हैं, क्या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल लागू नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। एलिफेंट कहीं भी जाए, आदमी मरे या फिर हाथी मरे, बस माइनिंग करना है, राजस्व जनरेट करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है। वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट अलग से है, कि आप वाटर को प्रदूषित कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए 1974 में कानून बनाया गया। एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं तो एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1981 में बना दिया गया। तो वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, ये भी कानून लागू नहीं हो रहे हैं। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए हैं। यहाँ पे बोल रहा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, भोपाल गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस ट्रेडी जिसे बोला जाता है, उसके बाद से एक सबसे बड़ा इन्वायरमेंट से संबंधित कानून तैयार किया गया, उसे बोल रहा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो सारे कानून को इसी के अंडर में रखा गया, कि बोल रहा है दुनिया भर के कानून इन्वायरमेंट से संबंधित अच्छा है कि उससे एक हम कानून लेके आ जाए, इन्वायरमेंट का ओवरऑल संरक्षण करेगा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल अथॉरिटी हो, उनको कुछ राइट्स दे दिए जाएंगे। तो ये भी किनारे करिए, किसी मतलब का नहीं है। अब है अलग से बना दिया गया इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री 1980 में। चलिए बात कर लेते हैं कि मामला इतना गंभीर क्यों है। गंभीर क्यों है? जब दुनिया भर के इन्वायरमेंट से संबंधित कानून है, लीगलाइज सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, अलग से मंत्रालय बनाए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास मंत्रालय है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मंत्रालय, तो हो क्या रहा है? क्या माइनिंग का जो प्रॉफिट था या इन्वायरमेंट का संरक्षण से संबंधित जो कानून थे वो लागू हुए कि नहीं हुए? क्या जीव जंतु का ग्रोथ उस इलाके में हुआ या जीव जंतु की संख्या कम हुई? क्या पेड़ पौधे की संख्या बढ़ी या पेड़ पौधे की संख्या कम हुई? स्वच्छ वायु मिल रहा है, स्वच्छ जल मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो ये सब आप जब एक सिरे पर रखेंगे तो देख सकते हैं कि वो लागू हुआ है कि नहीं हुआ है। यहां पे मैं बात करता हूं कुछ कंपेयर करके। इंडिया का पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय भारत की, पूरे भारत की प्रति व्यक्ति आय, चाहे वो केरल में रह रहा हो, चाहे वो बिहार में रह रहा हो, फिर छत्तीसगढ़ में रह रहा हो, कहीं भी रह रहा हो, उस व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालेंगे? ओवरऑल जीडीपी कितनी है? आपको जीडीपी को डिवाइड कर देना है पॉपुलेशन से। तो जीडीपी जितनी भी है उसको जब आप जनसंख्या से डिवाइड कर देंगे तो दो तरीके से होगा, या तो कांस्टेंट प्राइस पे होगा या तो फिर करंट प्राइस पे। तो जीडीपी के हिसाब से तय होता है
अर्थात दोनों लेंगे आप जीडीपी और पॉपुलेशन, तो पर कैपिटा इनकम निकलेगा। भारत की पर कैपिटा इनकम लिखिए 2536 रुपए है। ये है, सॉरी 2 लाख है, 2,05,000 रुपये हम एक अनुमान मान लीजिए पर कैपिटा इनकम है। छत्तीसगढ़ का कितना है? 1,61,000 रुपये। तो मैं क्या बोलूंगा, छत्तीसगढ़ का पर कैपिटा इनकम देखिए इससे कम है। भारत से पर कैपिटा इनकम छत्तीसगढ़ का कम है। अब छत्तीसगढ़ में भी आपको पता है, अगर मैं एक मैप बना लूं ऐसे करके, तो ये जो सेंट्रल छत्तीसगढ़ है, जो बीच वाला है छत्तीसगढ़, अधिकतर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इसी का है। मतलब छत्तीसगढ़ का मेजर इंडस्ट्रियलाइज इलाका और अर्बन इलाका, सबसे अधिक एजुकेटेड वाला इलाका सब कौन सा है? तो बोलेंगे आप दुर्ग है, भिलाई है, रायपुर है, राजनांदगांव है, धमतरी वाला इलाका है, जांजगीर चांपा वाला। तो ये सेंटर बनाते हैं जो आप, ये पूरा विकसित छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है। तो इसका मतलब है यहाँ के पर कैपिटा इनकम हो सकती है राष्ट्र जो नेशनल इनकम इससे भी अधिक हो, लेकिन निश्चित है कि इस वाले इलाका में, इस वाले इलाके में पर कैपिटा इनकम छत्तीसगढ़ की पर कैपिटा इनकम से बहुत ही कम है। डेटा नहीं मिलते हैं, सरकार छोटी छोटी डेटा लगाती है, वो भी डेटा कौन सी रहती है? ओनली क्या रहते हैं? डिस्क्रिप्शन में रहते हैं। डेटा का मतलब है आंकड़े होने चाहिए, आंकड़े जैसे ये आंकड़े हैं, आपको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साइट पे नहीं मिलना है और सेंटर गवर्नमेंट के साइट पे भी नहीं मिलेंगे। बहुत सारे आप जब रिसर्च करेंगे तब डेटा आप कलेक्ट करेंगे, वो भी डेटा को सरकार वैलिड नहीं मानती है। ना खुद कहीं सरकार सैंपल सर्वे करवाती है, ना ही तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ना तो डेटा उपलब्ध कराती है। तो फिलहाल पेपर के जरिए जो डेटा मिल रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको। सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग की पर कैपिटा इनकम 1 लाख रुपए भी नहीं है, इतना आप तय है। लेकिन माइनिंग से भरा हुआ इलाका है तो कोई बेनिफिट नहीं गया। फर्स्ट फैक्ट यही निकल रहे हैं कि प्रॉफिट तो गया ही नहीं इस इलाके को। सेकेंड नंबर पे एजुकेशन की बात करता हूं, लिटरेसी। जो लिटरेसी है, साक्षरता, तो मैं साक्षरता ले लेता हूं। लोग पढ़े लिखे कितना है इंडिया में? तो जो इंडिया में लेबर पीरियोडिक सर्वे हुआ था, तो सर्वे के हिसाब से भारत में 81% साक्षरता है। छत्तीसगढ़ में साक्षरता 78.6% है। तो साक्षरता में भी छत्तीसगढ़ पीछे है। फिर से वही बात है कि जो मध्य छत्तीसगढ़ होगा, जो सेंटर वाला छत्तीसगढ़ है, मध्य छत्तीसगढ़, इसका लिटरेसी रेट अधिक होगा। सरगुजा और बस्तर संभाग का लिटरेसी रेट कम होगा। लिटरेसी रेट क्या 80 भी पहुंच पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं पहुंच रहे होंगे, शायद ही 60 भी टच कर पा रहा होगा, 60 से 65। और उसमें भी स्किल्डफुल जो होना चाहिए था साक्षरता, वो तो और भी कम होंगे। तो ये हो गया। इसके बाद बात कर रहा है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स की, गरीबी। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स गरीबी का एक मापदंड होता है कि आपके पास अच्छा न्यूट्रिशन होना चाहिए, आपके पास ईंधन होने चाहिए, आपके पास एजुकेशन होने चाहिए, आवास होने चाहिए, फिर जलाने के लिए जो ईंधन है बिजली होने चाहिए, मकान होने चाहिए और कुछ संपत्ति भी होने चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से आप गरीब माने जाएंगे। तो मल्टी पॉवर्टी रूप से सरगुजा पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, बहुत ही गरीबी दर अधिक है। बस्तर संभाग की भी स्थिति यही है, लेकिन एक लोहे से भरा हुआ है, दूसरा कोयला बॉक्साइट चूने पत्थर से भरा हुआ है। तो प्रॉफिट तो कुछ जा ही नहीं रहा माइनिंग का। माइनिंग का जो प्रॉफिट जाना चाहिए था, अब देखिए रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट कैसे जाना चाहिए था जो नहीं जा रहा है। मैं आपको फिर से बताऊं एक बार डाटा के साथ में कि कोल इंडिया लिमिटेड है, CIL बोलते हैं, CIL बोलते हैं कोल इंडिया लिमिटेड। तो ये रेवेन्यू जनरेट कर रही है 1,61,000 करोड़ रुपए का, लाख करोड़ रुपए, 1,61,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की। SECL जनरेट की है कितना? 27,000 करोड़ रुपए का। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को आया 11,000 करोड़ रुपए का। ये तो एक साल का है। अगर ऐसे करके देखेंगे, आप सोचिए 27 को अगर 1961 से माइनिंग कर रहा है, सॉरी 1971 से मान के चल रहा हूं मैं, माइनिंग कर रहा है ये। कोल इंडिया लिमिटेड तो 1972 में बन गया था, इसी समय से माइनिंग कर रहा है ये। इसने कितना रेवेन्यू जनरेट किया? बिलियन के बिलियन डॉलर उस इलाके से रेवेन्यू जनरेट किया।
लेकिन रेवेन्यू जो जनरेट किया या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास भी रॉयल्टी अलग अलग फॉर्म में जो पैसे आए, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या वहां पे आधारभूत ढांचे का निर्माण किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। क्या एक्सप्रेसवे मिलेगा आपको वहां पे, या वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल मिलेगा, या टॉप नंबर की यूनिवर्सिटी मिलेगी, या फिर आपका वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला इलाका मिलेगा कि कोल बेस्ड इंडस्ट्री जो होने चाहिए थे या बॉक्साइट बेस्ड इंडस्ट्री होने चाहिए थे वो मिलेंगे? बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा आपको इस इलाके में। कोयले का माइनिंग होता है, माइनिंग कर लेने के बाद वो इलाका क्या रहता है, जब कोयला समाप्त हो जाता है अबेंडन हो जाता है, उसको त्याग कर दिया जाता है। अबेंडन सिटी, जहाँ पे कोल बेस्ड से संबंधित इंडस्ट्री लगने चाहिए थे वो बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। रिजल्ट आप देखेंगे तो चर्चा न्यूज में रहता है ये चिरमिरी, वहाँ वो वीरान हो चुकी है, कोयला निकाल लिया गया, अब कोयला नहीं है, तो किसी भी तरीके से वहाँ पे इंडस्ट्री ना होने के कारण अब लोग वहाँ बसाव नहीं कर रहे हैं, बसते हैं बसने के लिए। तो इसी तरीके से सरगुजा बिलासपुर से कोयला आप निकाल लेंगे, बचेगा कुछ नहीं। तो ना तो हॉस्पिटल मिलेगा आपको अच्छा, ना तो रोड मिलेगा, ना तो पीने के लिए अच्छा जल मिलेगा, ना ही क्या है कि यूनिवर्सिटियां मिलेगी पढ़ने के लिए। और टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तो बात की बात करिए, और रिजल्ट आप दे देंगे कि पिछड़ा हुआ इलाका है, जबकि संसाधन से संपन्न है। तो संसाधन से संपन्न, लेकिन इसका विलोम कर दीजिए आप, उतना ही पिछड़ा हुआ इलाका। और इसकी भरपाई यहाँ पे की जा रही है, तो इस इलाके से भरपाई की जाएगी। नया राजधानी बना देंगे आप, नया रायपुर, जहाँ पे लोग नहीं रहे लेकिन आप 24 घंटे लाइट देंगे, पीने का पानी देंगे, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी वहाँ खोल देंगे, रोड बना देंगे, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या वीरान है, कोई प्रॉफिट में नहीं जाना है उस सिटी को, ना ही वो बसने वाला है। इसी तरीके से गाजियाबाद में कोयला चला जाएगा, वहाँ की फैक्ट्री चलेगी, या फिर दिल्ली एनसीआर की जो भी फैक्ट्रियाँ चलेगी वो वहाँ पे कोयला लोहा बॉक्साइट रहेगा छत्तीसगढ़ का। तो मैं आपको यही समझा रहा है, जो मेरा वीडियो है वो फैक्ट पे बात करेगा, लोकल पे बात करेगा, जो सरगुजा है, बिलासपुर हो, बस्तर हो और छत्तीसगढ़। वैसे भी देखिए प्रदूषण का बात कर लूँ मैं तो छत्तीसगढ़ का सेंट्रल रीजन खुद प्रदूषित हो चुका है, औद्योगिकरण के कारण वो पोल्यूशन का शिकार है। तो मेरा जो जानकारी वो छत्तीसगढ़ के लिए है, छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों के लिए काफी ये प्रॉफिट देने वाला वीडियो है। बस यही, बने रहिए छत्तीसगढ़ जागरण में। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।